भैया जी कहीं में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। वो लोग जो शो में पहली बार शरीक हो रहे हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज कुछ खास है क्या? है कहां से आ गए जनाबे आली हुजूर? क्या नाम है? रज्जाक जी। रज्जाक। अरे भाई रज्जाक भाई कहां से? यहीं दिल्ली से? नहीं जी, यूपी से। यूपी में कहां से? सहारनपुर। सहारनपुर से। रज्जाक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये परिवार कहां से आ गया? गुड़गांव। गुड़गांव से। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। आज कुछ खास लेने इधर? बस आपको देखने के थैंक यू सो मच। बहुत सारे लोग वो जो शो में शरीक होने के लिए आते हैं। थैंक यू सर। बाबूजी कहां से आना हुआ आपका? न्यू शोकनगर, न्यू दिल्ली। अच्छा, वहां पहली बार शो में आए हैं आप? जी कोई बात नहीं, बहुत आप शो का हिस्सा बनिए, बहुत अच्छा लगेगा मुझे। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। जी बाबूजी कहां से आए आप? मेरा नाम भारत सिंह है, मैं डूंगरपुर राजस्थान से हूँ। डूंगरपुर राजस्थान से आए हैं। शो में पहली बार आ रहे हैं? पहली बार आ रहा हूँ, बाकी रोज आपको देखते हैं, बहुत अच्छा लगता है और बहुत 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 धन्यवाद आपका। आप सबको डेली हम आपका शो देखते हैं। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तो ये कहता हूँ रोज ना देखा करिए बाबूजी। हाँ? क्यों? अरे रोज रोज कोई चीज क्या, वो मतलब ठीक है, जब मन आया तब देख लिया। अब रोज रोज क्या देखना। कैसे हैं आप? तबीयत ठीक है? ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। जी यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शो में आते हैं, वो मेरा हालचाल पूछते हैं, हम उनका हालचाल पूछते हैं और वो रोज दिखते हैं। ये जरूरी नहीं कि आप बहुत अट्टालिका में रहते हो, बहुत बड़े फ्लैट में रहते हो, जरूरी नहीं है। आप कहीं भी रहते हो, लेकिन आप मेरा हालचाल पूछते हैं, हम आपका हालचाल पूछते हैं। कहां से आए आप? आप कहां से आए? हम एमपी छतरपुर से। एमपी छतरपुर से। वाह क्या बात है, छतरपुर के हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? स्नेहा। स्नेहा। बहुत बहुत शुक्रिया। बातचीत का सिलसिला जरूर शुरू करेंगे, वो जो मुद्दा है उस पर बातचीत करेंगे। आज कुछ लोग उधर भी, आप भी आ जाइए, शरीक हो जाइए, पास आ जाइए। जी कहां से आए आप? अजय कुमार चंदोसी। चंदोसी यूपी से। मुरादाबाद से। आज पहली बार आपको देखें। पहली बार देखा। देख के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा सर आपको। बोले देख के अच्छा लगा। मैम थैंक यू सो मच। बाबूजी थैंक यू सो मच। कहां से आना हुआ आपका? कानपुर आईआईटी से आया हूँ। कानपुर आईआईटी से। मेरा 2 बार आईआईटी कानपुर जाना हुआ। वो कानपुर आईआईटी में एक फेस्टिवल होता है, यूथ फेस्टिवल होता है। उस जमाने में मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, तो फेस्टिवल के सिलसिले में मैं कानपुर गया। वैसे तो नहीं जा पाया कभी। मेरी वाइफ है। जी थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच। आप आईआईटी में ही, कानपुर में ही? हम लोग आईटी में। दोनों में ही आईआईटी में है, कानपुर में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो यूथ फेस्टिवल का हिस्सा मैं बना जब मैं यूनिवर्सिटी में था, उस सिलसिले में मैं गया। थैंक यू। मैं फोटो ले लीजिए, क्योंकि आप बातचीत तो रोज ही होती है, फोटो कभी कभी होती है। आप कहाँ रोज रोज आएंगे? थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। जी कहाँ से आ गए? मैं मिथिला से आया हूँ, दरभंगा से। अच्छा, मैं आपको एक जादू दिखाएं? दिखलाइए। अरे रोज रोज तो वही शो करता हूं मैं, आज कोई जादू दिखा दे तो कौन सी ऐसी बात। क्या नाम है आपका? मधुकांत झा जी। कहां से आए? मैं दरभंगा से आया हूँ। दरभंगा से आए। आपकी जेब में 100 का नोट है सामने? आप तो देख रही है। नहीं मैंने देख लिया, तो वो नोट आपका दिख रहा है। मैं बराबर का ग्राहक हूँ, ये देखने के लिए मैं चैन नहीं मिलता, मैं 18 न्यूज नहीं देखता हूँ, तो मैं क्या नहीं मिलता है? चैन नहीं मिलता हमको। और आपको आज मैं साक्षात देख रहा हूँ, दिल बहुत खुशी हो गई हमारी। अच्छा ऐसा करो झा साहब, गले मिल लो। आपकी तबीयत को और अच्छा लग गया। आप सोच रहे हो कि इतना देर इन्होंने बात करी जनता से क्यों करी? वो एक मेहमान आने वाले थे, वो आ गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जो मेहमानों का तारुफ करा देता हूं, परिचय करा देता हूं, फिर आपसे बातचीत का सिलसिला जरूर जोड़ेंगे। भैया आपसे भी बात करेंगे, जरूर करेंगे। सैयद यासिर जिलानी साहब बीजेपी का पक्ष रखेंगे, बहुत लंबा साथ रहा इनका भैया जी कहीं से। बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर टीना करमवी कांग्रेस से लगातार आती हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस का पक्ष रखेंगी, बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में, थैंक यू सो मच। राजीव चौधरी जी आम आदमी पार्टी के नेता हैं, प्रवक्ता हैं, चुनाव जीत चुके हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। राहुल लाल जी पत्रकार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दिव्यांशु पांडे जी हमारे मित्र, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। कभी कभी ऐसा भी मैं करता हूं कि जो बाहर जनता में बहुत हल्ला मचाते हैं, बहुत शोर मचाते हैं, तो क्लास में मैंने टीचर से सुना था कि जो ज्यादा बदमाशी करे उसको मॉनिटर बना देना चाहिए। मैंने ऐसे ही एक आधे लोगों को भी मॉनिटर बना के खड़ा कर लिया है कि यहीं रहना और हल्ला मत बचाना, शो में करने देना। कहां से आए आप लोग? पहाड़गंज, नई दिल्ली।
पहाड़गंज से। क्या नाम है बेटा? राघव सलूजा। राघव सलूजा। किस क्लास में हैं आप? 7th। ज्यादा देर ना रुकना है राघव। हाँ, बहुत अच्छा। हाँ, आपका बेटा है, ज्यादा देर ना रुकिएगा। बहुत ज्यादा अच्छी बातें तो होती नहीं, लड़ाई झगड़ा होने लगता थोड़ी देर में। जी, क्या करना है आपको? सेल्फी ले लीजिए किसके साथ? आपके साथ। आप तो ऐसा करें जैसे कि मैं कोई कैटरीना कैफ हूं जो मेरे साथ लेना है। ले लीजिए, चलिए भाई। थैंक यू सो मच। मैं ही सही, है ना? ओके वेरी मच। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं जी। तो टिप्पणियां हैं, मैं सामने रखता हूं, उसके बाद आप लोग बाकायदा आप जुड़ते जाइएगा। बातचीत का सिलसिला को आगे बढ़ाएंगे हम। राहुल गांधी फरमाते हैं बिहार में, किसी दिन यह भी पता चलेगा कि बिहार का पिछला चुनाव भी चोरी किया गया था। पिछला चुनाव भी चोरी किया गया था। अगर आपका वोट चला गया, बिहार में वो कह रहे हैं कि अगर आपका वोट चला गया तो आपका राशन कार्ड, जमीन और बाकी सब कुछ चला जाएगा, अगर ये आपका वोट चला गया। ये राहुल गांधी कह रहे हैं। संजय जायसवाल सांसद हैं बीजेपी के, उन्होंने कहा कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, ऑफ कोर्स कुछ लोगों को दिक्कत हो सकती है, मगर बिहार की पूरी आबादी का अपमान उचित नहीं है। आप बिहार की पूरी आबादी का अपमान करें, यह बिल्कुल उचित नहीं है। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। आईआईटी वालों से भी मैं आज जरूर चाहूंगा कि वो बोलें, जरूर कुछ ना कुछ बोलकर जाएं। बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से डॉक्टर टीना करमबी जी। जी, मुझे लगता है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सत्य है कि वोट चोरी की जा रही है, और वोट चोरी के बाद जिस तरीके से 1 मैन 1 वोट, सबका अधिकार है। एक तिहाड़ी मजदूर हो चाहे कोई अमीर व्यक्ति हो, सबको वोट का अधिकार है। ये वोट का अधिकार कहां चोरी हुई? बिल्कुल चोरी कर रहे हैं। जिस तरीके से पैसा इलेक्शन कमीशन कहता है आप ये क्यों मत कहा करिए वोट चोरी। तो क्या कहें, चुनाव आयोग जो है वो खुद चुनाव चोरी आयोग बना हुआ है। ऐसा इसलिए कह रहे 65 लाख लोगों के वोट चोरी कर लिए गए हैं। किसी को ये नहीं पता कि कौन लिस्ट में है या नहीं है। और मैं तो बार बार कहती हूँ, मैं तो हरियाणा से आती हूँ। हरियाणा में चुनाव के समय मेरा वोट काट दिया गया था। मैं तो जिंदा हूँ ना, जिंदा लोगों के भी वोट काट दिए गए हैं। तो और मृत व्यक्तियों के वोटर लिस्ट में नाम है, ये कमाल की बात। देखिए, 2 नाम है ऐसे जिनको स्टेज पर बुलाया, राहुल गांधी ने बात करा जी। वोटर आईडी कार्ड ले और उनका चेक करवाओ। ये बोल रहे हैं, ये ऑन मीडिया में बोल रहे हैं कि हमारा वोट काट दिया गया, चेक करवाओ, सब पता चल जाएगा। कहां से आप आए? बीकानेर राजस्थान से हैं। क्या नाम है बाबूजी? मालचंद। घबराइए नहीं, मैं तो साधारण सा पत्रकार हूं, मैं तो सिर्फ पूछ रहा था जी। ऑफ कोर्स यू हैव अ फुल राइट। जी, आपको जानकारी दे दूं, दोबारा वोट बनवाना पड़ा और चुनाव आयोग माफी मांगेगा कि किसी भी नागरिक को अगर कोई भी तकलीफ देता है तो उसको माफी मांगनी चाहिए। क्यों ये सब कुछ हो रहा है? और आप जो तकलीफ दिए चली जा रही हैं, हम लोग कोई तकलीफ नहीं दे रहे। हम तो जनता के बीच जा रहे हैं, उनको बता रहे हैं कि आपका अधिकार छीना जा रहा है, फिर आपसे राशन कार्ड छीना जाएगा और आपकी जो जमीन है वो अडानी अंबानी को दे दी जाएगी। अच्छा जी, ठीक है, मैं आ रहा। आ रहा। हाँ जी, क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम जुगल कयाल है, मैं झारखंड चाकुलिया से आया हूँ। झारखंड चाकुलिया जी। हमारी भारतीय जनता का वोट उसी दिन चोरी हो गया था जब सरदार पटेल को वोट मिले थे, लेकिन नेहरू जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया था। हमारा राशन उस दिन चोरी हो गया था जब आपकी सरकार थी और मरे लोगों के भी राशन कार्ड बने हुए थे और राशन बंट रहा था। हमारे जंगल उस दिन चोरी हो गए थे जब आपके जीजा जी ने हिमाचल में जंगल की जमीन, नॉर्थ ईस्ट के सारे जंगल अपने आलीशान महलों में लगा लिए थे। इसलिए मैं यहाँ पे भैया जी कहीं के माध्यम से जो क्या नाम बताया आपने? जुगल कयाल जी, एक चीज मैं बस कह रहा हूँ कि थोड़ा सा हाँ वही बोले जो आप जिसको जस्टिफाई कर सके, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, आपकी बातचीत सर माथे मेरी। कहाँ से है बाबूजी? चंदौसी मुरादाबाद से। हम तो पूछ चुके हैं आपसे, बात कह ली आपने? अभी नहीं रही पूरी बात। मैं आता हूं, पहले बीजेपी से बात कर लेता हूं। यासिर जिलानी बीजेपी से। देखिए, कांग्रेस पार्टी अराजक फैलाना चाहती है पूरे भारत। अराजकता आ रहा हूं अभी उस पे, क्योंकि वो उनकी सोच में सद्भाव, शांति, मोहब्बत है ही नहीं। क्यों? वो तो मोहब्बत की दुकान है। वो मोहब्बत की दुकान पे ही तो नफरत क्रिएट करते हैं। ये कांग्रेस पार्टी का जो यूएसपी है नफरत, वो सामने लाना चाहते हैं।
देखिए, जब जब ये सत्ता से बाहर आए हैं, तब तब इन्होंने भारत के अंदर खून खराबा किया है, दंगा करवाया है, भारत को अस्थिर किया है। भारत में यासिर जी वही बात बोलेंगे जो आप जस्टिफाई कर पाएंगे, या वो नियम अगर वहां भी लगता है तो आपके ऊपर भी लगता है नियम वही। तो मैं बता रहा हूं ना, मैं तो आपको एविडेंस के साथ बात करूंगा। जब इंदिरा गांधी के चुनाव को अवैध घोषित किया गया तो 75 की इमरजेंसी कांग्रेस ने दी। जब लगा राजीव गांधी अब सत्ता में नहीं आ पाएंगे, सपना इंदिरा गांधी का पूरा नहीं होगा, तो सरदारों का नरसंहार इसी दिल्ली में गले में टायर डाल के उन्हें किस तरीके, देखिए अब आप वो घटना मुझे नहीं, वो घटना मैं तर्क के साथ बात कर रहा हूं, वो घटना मुझे भी देता हूं, मैं एविडेंस के साथ बात कर रहा हूं। अब राहुल गांधी को लगता है कि एक गरीब आदमी पिछले 11 साल से भारत के सत्ता पे है, भारत की जनता ने उसको अपना प्यार दे रखा है, वो प्रधानमंत्री है, तो अब भारत में अराजकता फैलाना जरूरी हो गया है। आप इलेक्शन कमीशन ने आपके सामने और इलेक्शन कमिश्नर पे जिस तरह की टिप्पणी आप कर रहे हैं, आपके सामने सीधी सीधी बातें रखी हैं कि आप एफिडेविट दीजिए, आप एविडेंस दीजिए, आप सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आप एविडेंस नहीं दे रहे हैं। राइट। मुझे लगता है मणिपुर भूल गए हैं, वो इसी देश का हिस्सा है। कभी मणिपुर भी जाइए और पूछिए इनसे कि मणिपुर में कब जो है शांति स्थापित हो गई। ये बात करेंगे शांति की, इनको तो शर्म से डूब मरना चाहिए कि जिस तरीके से मणिपुर में आज आप माइक लेके जाइए और वहाँ की महिलाओं से पूछिए, वहाँ के बच्चों से पूछिए क्या हालात है वहाँ पर। स्टूडेंट जो है दिल्ली, भागलपुर, मुजफ्फरनगर, भिवंडी, अरे सुन तो लीजिए, हाशिमपुरा, वीर बहादुर सिंह तत्कालीन मुख्यमंत्री, हाशिमपुरा में किस तरीके से वहां खड़े करके गोली मार दिया गया था, कांग्रेस की सरकार थी। आप शर्म की बात करती, आप लोगों के साथ तो शर्म भी शर्मा जाए जो कांग्रेस का कृत्य भारत के लिए है। मैं आज बातचीत के सिलसिले में बिहार पहुंच गया, लेकिन बातचीत तो ये भी थी और एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है जिसको रखा गया आज, और ये किसी ने मुझसे कहा कि भ्रष्टाचार पे आज बात करना चाहते हैं। आपने क्या बोला था? भ्रष्टाचार पे बात करना चाहे तो भ्रष्टाचार के मुद्दे पे, भ्रष्टाचार के दायरे में प्रधानमंत्री भी आए, गृह मंत्री भी आए, मंत्री भी आए, समस्त मंत्री आए, लेकिन अगर कोई अपराध गंभीर है और जिसपे सजा 30 दिन 5 साल की सजा है और 30 दिन में जमानत नहीं है, तो वो बिल लेके आए हैं, महत्वपूर्ण बिल है। और इसमें अभी कुछ देर पहले अपने एक्स हैंडल पे जो उन्होंने लिखा, अमित शाह जी ने, उन्होंने कहा कि इसमें बीजेपी के मंत्री भी दायरे में आएंगे, कोई बचेगा नहीं इसमें, अगर किसी ने किया तो वह भी शरीक होगा। पहला रिएक्शन कांग्रेस का बनता है, उसके बाद आपका। देखिए हेमंत सोरेन को भी इन्होंने जेल में डाला था, मुख्यमंत्री को, क्या हुआ? नहीं तो प्रधानमंत्री भी तो आ रहा है। ये जो इस तरीके के कानून लेके आते हैं ना, डाइवर्ट कर रहे हैं जनता को। अरे वोट चोरी पर हम अच्छा चीज है, भ्रष्टाचार पे लगाम लगेगी। नहीं, हम चाहते हैं ना वोट चोरी पर चर्चा कर लीजिए सदन में, क्यों नहीं करना चाहते और कहाँ करना चाहते हैं चर्चा? जो सच्चाई है ये डाइवर्ट करेंगे। अरे अगर ये बिल अगर लागू भी हो गया ना, सारे आप लोगों के ही नेता भरे जाएंगे जेल में, सीधी बात ये है। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए बेल पे जो लोग बाहर हैं, बेटा ऐसा नहीं, आराम से, से हम लोग भी उधर आराम से मैं आ जाऊंगा। पहले थे, अब आए इधर, ज्यादा जब उधर वहीं थे यहाँ आए आराम से। पूरा 15 यासिर भाई है ना, इसमें वही यही सारी चीजें नहीं, समाज तो हम बना देंगे। हाँ, बहुत चुपचाप बेटा। तो देखिए राहुल गांधी बेल पे है, सोनिया गांधी की स्थिति क्या है, भ्रष्टाचार पे ये आपने इनसे सवाल, अमित शाह जी ने दूरदृष्टि की बात कही है, जो भी भ्रष्टाचार करेगा वो बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। उन्होंने इसीलिए इंक्लूड कर दिया है कि बीजेपी का मंत्री भी अगर भ्रष्टाचार करेगा तो उसकी कोई माफी नहीं है। ये बात कोई नहीं कह सकता है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की सरकार कह सकती, इसलिए जनता भाजपा को वोट करती है। और मैं बिहार की स्थिति बता दूं, मैं आ रहा हूं, मैं बिहार पे आ जाऊंगा। मैं गुप्ता जी मैं आपसे गुजारिश करूंगा, गुप्ता जी यहां से गुजारिश करूंगा, जरा उसको ठीक करिए जी। आम आदमी पार्टी, एक मिनट, नहीं प्रतीक भाई, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है,
तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। आज आपने ये कानून जो लेके आया है, लेकिन उससे पहले आपको समझना पड़ेगा कि पिछले 10 साल में देश के जिन बड़े नेताओं पे जो ईडी के द्वारा केस किए गए, वो लगभग एक संख्या 28 की आई थी, जिसमें से 25 नेता वो हैं जो केस लगने के बाद बीजेपी में चले गए, और उसके बाद 1 मिनट प्रतिभा पूरी होने दीजिएगा बात, उसके बाद 25 में से आपके बारे में कौन बोला था भाई साहब बीच में? आप बोले नहीं भाई साहब आपकी बारी में बोला था मिलेगा सूप भाई, तो सूप, ऐसा ही देंगे। चलनी भी बोले जिसमें अरे, 72 वो छल्ली वही है जिसमें सत्येंद्र जैन जी को कोर्ट ने आरोपों से बरी कर दिया है। अब मैं ये कह रहा था उन 25 नेताओं में से जिनके ऊपर की ईडी द्वारा केस लगाए गए थे, 23 नेता जो बीजेपी में शामिल हो गए, उन लोगों के केस या तो खत्म कर दिए गए हैं या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए हैं। दूसरा उदाहरण मैं देना चाहूंगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, जिन्होंने कि अपने ऊपर स्वयं के ऊपर लगे हुए सारे मुकदमों को मुख्यमंत्री बनने के बाद खत्म करवा दिया था। तो ये आप अब देख के चलिएगा कि एजेंसियां किसके पास है। आप ये मान के चलिए पीएमएलए में कानून इस तरीके से बना है कि पीएमएलए में ईडी आपको गिरफ्तार कर सकती है, 30 दिन से पहले जमानत का प्रावधान नहीं है, और उसके आधार पर आप किसी को भी गिरफ्तार कर लीजिएगा, जमानत मिलेगी नहीं। पहले आप दूसरे तरीके से सरकारें खरीदते थे, तुड़वाते थे, अपनी सरकार बनाते थे। अब आपने इसके लिए एक नया तरीका निकाला, आप किसी पर भी केस लगवा दीजिए, ममता बनर्जी पे लगवा लीजिए, स्टालिन पे लगवा लीजिए, और किसी भी अरविंद केजरीवाल पे अरविंद केजरीवाल पे तो लगवा चुके हैं, अरविंद केजरीवाल पे तो लगवा चुके हैं, जिसमें से मैं बराए मेहरबानी सारे लोग बैठ जाइए, सारे लोग बैठ जाइए। आज हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। रामलीला मैदान पर एक बहुत बड़ी रैली हुई, 13 दिन तक चली। उस रैली में वो जो 13 दिन आंदोलन चला, उसमें एक प्रमुख मांग यह हुआ करती थी, हमको ठीक कर दीजिएगा पत्रकार महोदय, कि लोकपाल बिल लाएंगे, जन लोकपाल बिल लाएंगे। यह कहा गया था कि जन लोकपाल बिल लाएंगे। ऑफकोर्स राजीव आप बोलिएगा, ये जो मन में आए कह दीजिए, जिधर चाहे, जिधर का मुंह है उधर ही खड़े हो जाइए और कह दीजिए कि मैं बोल रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं और सच बोल रहा हूं। आपने कहा 13 दिन के उस आंदोलन में कि जन लोकपाल बिल लाएंगे आम आदमी पार्टी, और आपने कहा था कि मुख्यमंत्री भी हो दायरे में, प्रधानमंत्री भी हो दायरे में। आज गृह मंत्री कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री भी दायरे में है, मैं खुद भी दायरे में हूं, और तमाम सारे लोग दायरे में हैं। आप ये बताइए, आप किस मुंह से बोल रहे थे? झूठ बोलते हैं तब आप नहीं बोलते। भारत का संविधान और भारत की न्यायिक प्रक्रिया का जो मुख्य आधार है, वो इस आधार पर चलता है, इनोसेंट टिल प्रूवन गिल्टी। आप इस मैं ये बात ही नहीं कर रहा। आपने सोचा, देखिए गुरुजी, ये जनता की अदालत है और ये छोटी मोटी जनता की अदालत है। आपसे सवाल मैंने क्या पूछा? यू हैव प्रॉमिस जन लोकपाल बिल, जन लोकपाल बिल आपने कहा था हम लाएंगे, और उसके दायरे में मुख्यमंत्री भी होगा, प्रधानमंत्री भी होगा। मैंने सवाल ये पूछा है आपसे, बाकी सारी बातें सही है आपकी। नहीं, जब समझ में नहीं आएगा तो समझाना पड़ेगा ना। नहीं आया, मैंने 2 बार माइक दिया आपको। जब नहीं मैं आऊंगा। मैं आपको कह रहा हूं कि सवाल ये है, इसके अतिरिक्त कोई दूसरा सवाल नहीं है आपको। आपने कहा था ना कि जन लोकपाल बिल लाएंगे। प्रतीक भाई, उस जन लोकपाल के ड्राफ्ट में भी यही था कि अगर जो भ्रष्टाचार पकड़ा, जिस पे आरोप सिद्ध हो जाता है, उसको इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन किसी भी तरीके से ये नहीं था कि आपने जिसके ऊपर आरोप लगा दिया, उसको आप 30 दिन जेल में रखिए और उससे इस्तीफा ले लीजिए। ये किसी लोकपाल के ड्राफ्ट में ये कहा गया। अब देखिए, ये इस बिल में ये है। भाई रुकिए, जनता बोलेगी। इसमें यह कहा गया कि 2 साल नहीं 5 साल अपराध अगर जघन्य है, तो ये आपने नहीं जवाब दिया। आप हाँ जवाब नहीं दिया। जी जनाब, नहीं बताया। बोले मेरे जन लोकपाल क्या, आबादी गुजर गई, बता रहे जन लोकपाल आया ही नहीं। जी, कहां से आना हुआ सर? मैं द्वारका से आया हूँ। द्वारिका से। जी, बोला तो बहुत कुछ था अरविंद केजरीवाल ने, पर करा मुश्किल से 5% भी नहीं। और आज जब ये आदमी कह रहे हैं कि भाई सारे लोग दायरे में होंगे, प्रधानमंत्री भी अगर कोई अपराध है तो दायरे में आए,
फेस करें, म्यूजिक फेस करें। तो इसमें क्या, इसमें कौन सी आपको आफत है? बस सिर्फ ये है कि ये बीजेपी का है इसलिए विरोध है। ये भी जाएंगे इसी के केस में। जी राइट। मैं जो एसआईआर की प्रक्रिया था उस पर भी किया गया था, सवाल उस प्रोसेस पे नहीं था, सवाल नियत पे था। और अंत में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ना, ये बात नाम उजागर करने पड़े, सवाल किसी भी पॉलिसी को लेकर नहीं है। राजीव सवाल उस पॉलिसी को लागू करने वाली नियत पर है। आज राजीव आप ही से बहस करता हूं, मैं आज आपसे ही बहस करता हूं और वकालत के हिसाब से बहस करता हूं। आपने कहा सवाल नियत का है, वो आदमी लिख रहा है कि बीजेपी का कोई मंत्री भी नहीं बचेगा अगर अपराध हुआ है। अरे और क्या लोगे यार, नियत के अलावा और क्या लोगे? यू हैव टू वेट। भाई साहब, नियत पे ही बता दीजिए। भाई आप अरविंद केजरीवाल जब आ रहे थे सत्ता में, आंदोलन, अरे सुन लीजिए, आंदोलन में जब आ रहे थे तो आप कहते थे कि अगर कोई लांछन लग जाएगा मैं इस्तीफा दे दूंगा, वापस जाऊंगा जनता के बीच में। आपने तब इस्तीफा दिया जब आप जेल पहुंच गए। ये आप में, आपके कथनी और करनी में फर्क था। आपके नेताओं ने जिस तरीके से अन्ना को धोखा दिया, आपके नेता जब गोपाल राय अन्ना के गांव में उन्हें वो दिया धोखा, तो वो इनका ये जाने, इनका काम जाने। 10 सेकंड दे दीजिए सर। देखिए, मैंने जिस तरीके से बताया, बात जो हो रही है वो नियत की हो रही है, उसके लिए मैंने आपको आंकड़े भी दिए। मैंने नियत का सिर्फ एक ही सेंटेंस बताया। मैंने 25 में से आपको बताया 23 लोग वो लोग हैं जिनके की केस बंद कर दिए गए बीजेपी में जाते ही, और उसका सबसे बड़ा उदाहरण मुझे बस एक चीज मालूम है, अगर आप शपथ लेते हैं, संविधान की शपथ लेते हैं, तो आप जवाबदेह होंगे। और अगर आप जवाबदेह हैं तो ट्रांसपेरेंसी भी दिखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना पड़ेगा। मैं आ गया। कट्टर ईमानदारी अगर साबित करनी है तो नियत आपको दिखानी पड़ेगी। ये राजनीति साफ करने आए थे और ये बाकी लोगों की तरह ये भी वही बात कह रहे हैं कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मैं इनको बता दूं कि हमारे देश में ऐसे कई कानून हैं जहां पर आप यू आर गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट, जैसे पॉक्सो एक्ट है, बच्चों का जो शोषण होता है, आप तब तक गिल्टी हैं जब तक आप इनोसेंट प्रूव ना हो। अगर भ्रष्टाचार को भी, अगर इतना ही भ्रष्टाचार के कानून को अगर इतना ही कड़ा बनाया जा रहा है तो इसमें आपत्ति नहीं होनी चाहिए। पहली बात यह है। बिल्कुल आपको आपत्ति, आप अपोजिशन में, आपका नहीं, आपत्ति इसलिए होगी, आपत्ति इसलिए होगी क्योंकि आपको पता है आप क्या कर रहे हैं। आपको ये कॉन्फिडेंस नहीं है कि अगर ये कानून लग जाएगा तो मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। अगर आपको इतना कॉन्फिडेंस है अपने चरित्र के ऊपर तो आपको बोलना चाहिए कि आप 5 साल क्यों, 2 साल की भी अगर सजा हो रही है तो वो आदमी राजनीति में नहीं रहेगा, वो कुर्सी छोड़ेगा। आप वो मुख्यमंत्री हैं जो आप महीनों तक जेल में रहे, आपने इस्तीफा नहीं दिया, और आप वो मुख्यमंत्री थे जिनके पास एक भी पोर्टफोलियो नहीं था, और जब आप जेल से छूटकर आए तब आप बिल्कुल अपने आप को साफ सुथरा दिखाने को आपने इस्तीफा दिया क्योंकि आपके पास कोई और चारा नहीं था। राइट। मैं आ रहा हूं जी। देखिए, जन लोकपाल का जो मामला आपने उठाया वो एक गंभीर मामला है। जन लोकपाल का मॉडल बड़ा शानदार मॉडल था। मैं अभी भी कह रहा हूं कि वो मॉडल बहुत ही शानदार मॉडल था। आम आदमी, अरे मॉडल तो छोड़िए, आदमी ही बड़े शानदार हैं सब। मैं तो कह रहा हूं, आदमी कौन नहीं शानदार है? अरे कागज तो कागज है, आदमी ही शानदार है। सब तुम्हारा करा धरा है। अच्छा खासा मैं बिहार पे डिबेट कर रहा था। हम बिहार से हैं। तो बिहार से है तो काहे बोले भ्रष्टाचार पे बहस करिए। सारी की सारी बहस तुम मोड़ दो, तुम आदमी बिल्कुल वही हो, आम आदमी हो, सच्चे आदमी हो। डिबेट ही मोड़ दी इन्होंने। आज मेरी डिबेट कहां जा रही थी आज? एसआईआर पर। कोई बात नहीं, लेकिन डिबेट इन्होंने वहां मोड़ दी। जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, जन लोकपाल बहुत शानदार मॉडल था, लेकिन क्या अभी जो लागू हुआ है, देखिए आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लागू नहीं किया, पंजाब में अब तक इन्होंने लागू नहीं किया। इनके पास मौका है, पंजाब में लागू करके दिखा दें। लेकिन मुझे तो कभी लगता है कि आप पत्रकार हैं या नहीं है। भाई सवाल तो पूछेंगे ना, आम आदमी पार्टी से अब दावा करते हैं और अब तक जो है कि पंजाब में लेके नहीं आए थे। ये सवाल मैं इनसे पूछ रहा हूं। लेकिन जन लोकपाल का जो मॉडल था उसमें क्या दिखाया गया था, सुन लीजिए। बुरा मान जाते राहुल लाल जी को जब मैं कहता हूं कि थोड़ा कांग्रेस की तरफ से इनका मैं मामला रहता है इंडिपेंडेंट। आप इंडिपेंडेंट मत करिए, आप हमारी तरफ, आप अरे जबरदस्ती में आपकी तरफ बोले। आप सही करेंगे तो आपकी प्रशंसा करूंगा। आप सही काम करेंगे, बिल्कुल प्रशंसा करूंगा। तो बता दीजिए। मैं कह रहा हूँ कि देखिए, जन लोकपाल में मैं उसी का मैं बता रहा हूँ। अच्छी बात कही है कि नहीं? अभी नहीं कही है। देखिए, मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। मैंने प्रूफ कर दिया। देखिए, जन लोकपाल के पूरे मॉडल में हमने देखा था कि उसमें सीबीआई इंडिपेंडेंट
इंडिपेंडेंट थी, सीवीसी इंडिपेंडेंट थी, जो तमाम केंद्रीय जांच एजेंसियां थी उनको स्वायत्त बनाने का प्रयास किया गया था। हम लोगों ने भी देखा इलेक्शन कमीशन को थोड़ा सुप्रीम कोर्ट ने स्वायत्त बनाने का क्या प्रयास किया, कानून ला के तेजी से वहां से सीबीआई को बाहर निकाल के एक मंत्री जी को वापस उसमें शामिल कर दिया गया। तो ये देखिए, ये जो मैं मानता हूं कि ये जो नया कानून ला गया है, ये हमारे फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बड़ा एक जोरदार हमला होने वाली स्थिति दिखाई देती है हमें। क्योंकि अगर राज्य सरकारों का आप सीधे रास्ते से नहीं निकाल सकते, तो चाहे वो अरविंद केजरीवाल जी का मामला हो, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को देखिए, इन लोगों को अंदर डाल दिया गया, इनको जमानत 30 दिन तक का जमानत नहीं मिलेगा। राइट। ये फेडरल स्ट्रक्चर की आड़ में आप मेवा खाने का जुगाड़ नहीं कर सकते। मैं तो अपने यहाँ कहता हूँ इसको कि यह है बुद्धि विलास। मतलब आप बुद्धि से खेलते रहिए, बुद्धि से खेलना है ये फेडरल स्ट्रक्चर की जो बात कर रहे हैं, फेडरल स्ट्रक्चर की आड़ में भ्रष्टाचार को आप उस फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं जहां पर चारा घोटाला हुआ। वो सरकार, उस सरकार को जनता दल की कुछ एमपी थे ना बिहार में, लालू प्रसाद यादव की बात कर रहा हूं मैं, भ्रष्टाचार में उस समय पर जो चल रहा था वहां पर, या फेडरल स्ट्रक्चर के चक्कर में आपने सीबीआई के डायरेक्टर का तबादला कर दिया गया। सीबीआई का क्यों? क्योंकि वो सीबीआई के डायरेक्टर वो चारा घोटाला में काम कर रहे थे। फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। मैं नहीं बात कर दूं, मेरी बात पूरी होने दें। आपको बोलने का अवसर मिलेगा। ये कह रहे फेडरल स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं। फेडरल स्ट्रक्चर यहाँ पर बिल्कुल भी डिस्ट्रॉय नहीं हो रहा। यहाँ पर एक कानून ऐसा बन रहा है जिसपे भ्रष्ट राजनीति पे लगाम लगेगी। अगर उस कानून का विरोध अगर आप कर रहे हैं तो आपसे ज्यादा भ्रष्ट कोई नहीं है। राइट जी। प्रतीक जी, मैं तो इसको बोलती हूँ कि मोदी जी की पॉलिटिकल सर्जिकल। देखिए, मैं आपके साथ क्योंकि थोड़ा देर हुआ, डिबेट चली थी, एसआईआर पर शुरू हुई थी, बिहार पे शुरू हुई थी और बिहार ही पे चर्चा चल रही थी। लेकिन पता नहीं कहां से बिहार से एक आदमी प्रकट हुए और प्रकट होते ही, क्या नाम है आपका? अखौरी प्रेम कुमार। अखौरी प्रेम कुमार। और जिला? आरा मैंने शाहाबाद जिला है। तो एकदम से प्रकट हुए और कहने लगे नहीं, बात भ्रष्टाचार पे होनी चाहिए। और बात चली गई भ्रष्टाचार पर, शुरू हुई थी वही बिहार से एसआईआर पर। जी, नाउ यू हैव टू ट्राई। जी, ये जो अपडेट है इसी को, मेरी डिबेट में किताबें अलाउड हैं। आप अगर आप कह रहे नकल करा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप किताब लेके बैठिए और किताब लेके बैठिए, फिर देखिए मजा क्या आता है। हाँ जी। नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। अब नहीं, मैं बोल रही, किताब भी खुली हो, नहीं पता हो कि कहाँ से आंसर ढूंढना, तो पूरी किताब पलट डालेंगे लेकिन जवाब नहीं मिलेगा। अब सवाल ये है कि जो मोदी जी का ये कदम है, इसको मैं बोलती हूँ कि ये पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक है उस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो 78 सालों में इस भारत ने देखा है। फेडरल स्ट्रक्चर के नाम पर जो हजारों भारत में घोटाले हुए, जनता का हक इन राजनेताओं ने मारा है, ये उसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक है। ये वो लोग हैं जो कहते थे कि हम राजनीति बदल देंगे, हम दूध की नहरें बहा देंगे, हम ईमानदार हैं। ये आज तक बैठते थे सरकार में, कहते थे कि हम जैसे कि ईमानदारी नहीं, ईमानदारी होना तो हर इंसान में बिल्कुल होना चाहिए, कट्टर ईमानदार है। अब मैं अपने आप को कहती हूँ, मैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की पैरोकार हूँ। बीजेपी नहीं आती, कांग्रेस लेके आती है, मैं उसका स्वागत करती हूँ क्योंकि ये मेरा मुद्दा है। आज ये कहते हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जिनका आंदोलन था, महिलाओं का अधिकार दिलाने के लिए, महिलाओं का अधिकार तो छोड़ दीजिए, भ्रष्टाचार इनका मूल मुद्दा था। आज मोदी सरकार उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक कर रही है। कहते हैं कि नहीं जी, ये तो गलत कर रहे हैं। अब इनसे पूछ लीजिए, इनको सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो केजरीवाल जो कहते थे कि शिकायत भी आ गई तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा, वो जेल में बैठ के काम कर रहे थे मुख्यमंत्री बन के, बड़ी मुश्किल से उन्होंने सीट छोड़ी। आज राइट मुझे मान सर ये डिफिकल्टी थी। मैं उसका जवाब दे देता हूँ, ऑफ कोर्स अच्छा मैं ना दूं जवाब? किताब से तो ले सकते हो, लाइब्रेरी से जवाब ना मांगो, लाइब्रेरी जवाब दे देगा अभी तुरंत। मैं इस बिल का विरोध करती हूँ। मैं इस बिल का इसलिए विरोध करती हूँ, गुजरात में गृह मंत्री थे अमित शाह जी। नहीं, अमित शाह जी गुजरात के गृह मंत्री थे, उनको जेल हुई। क्या आज वो विचार करेंगे कि मैं इस्तीफा देता हूँ? पूछिए आप सवाल। मैं बताता हूँ, आप जवाब देंगी? दे दीजिए। इनको डर लग रहा है कि राहुल गांधी जेल ना चले जाए, लेकिन नहीं, ये जवाब नहीं था। उन्होंने इस्तीफा दिया पहले। नहीं वो आपने सवाल रेज किया। आपने गृह मंत्री की बात की है तो उनने इस्तीफा दिया था, पहले इस्तीफा दिया और उसके
नैतिकता के आधार पर उन्हें इस्तीफा दिया था। ऐसा नहीं था कि वो जेल में थे और वो गृह मंत्री बने रहे। यह इतिहास तो नया बना है। अब नैतिकता का कोई नामो निशान नहीं, मामूली ईमानदारी नहीं, कट्टर ईमानदारी की बात कर रहे थे, ये मामूली ईमानदारी नहीं। तो कानून तो फेस करोगे ना भैया, कानून तो फेस करोगे ना। हाँ जी प्रतीक भाई आइए, मेरा आपसे निवेदन रहेगा, जब मैं आज आपकी डिबेट में आ रहा था तो मेरे एक मित्र ने मेरे माध्यम से आपके लिए प्रार्थना भिजवाई है कि उनका ये कहना था जो बीजेपी के प्रवक्ता आते हैं इस शो में, आप उनके साथ थोड़ा सा न्याय इसलिए करते हैं, वो सब सक्षम हैं। मैं भी एक बिल लेके आने वाला हूं। मैं कह रहा हूं लाइब्रेरी से मत टकराओ। मैं कह रहा हूं तुम किताब से टकरा सकते हो, लाइब्रेरी से मत टकराओ। मैं भी एक बिल मैं आ रहा हूं, मैं भी एक बिल लेके आऊंगा और बिल लेके ये आऊंगा कि कोई दोस्त नहीं कह रहा था, ये अपने मन की बात कह रहे थे। दोस्त कहां से आ गया? तो उनका ये कहना था कि ये सभी लोग सक्षम हैं, ये हर बात का जवाब दे सकते हैं। तो मैंने कहा मैं दरखास्त प्रतीक भाई के आगे मैंने ना तुमने अच्छा किया। ठीक है और सुनो, अब सवाल दो भाई। देखो ये शो है और शो में मैं ये नहीं कह सकता कि ये चोर है, चोर है, चोर है, चोर है। मुझे दोनों हाथ उठा के बताना पड़ेगा, ये वाला हाथ ये है और ये वाला हाथ दायां है, ये बायां है, तो मैं दोनों बताऊंगा। हाँ प्रतीक भाई, दूसरी चीज देखिए, अभी बात इन्होंने लोकपाल की तो मैं आपको उस लोकपाल के बारे में, जन लोकपाल की उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा। जब जन लोकपाल का प्रस्ताव तैयार किया गया, उसके अंदर जो एंटी करप्शन ब्यूरो था उसको जो है जन लोकपाल के तहत लाया गया ताकि जो भी करप्शन कर रहे होंगे उनके ऊपर कार्रवाई की जा सके। और जो गृह मंत्रालय जिसके अंडर की दिल्ली पुलिस आती थी, उन्होंने जो एंटी करप्शन ब्यूरो था उसको जन लोकपाल के दायरे से बाहर कर दिया। इसकी वजह से वो कठिनाई आई। दूसरी, मेरी बहन ने कहा अभी कि ये पॉलिटिकल, तो फिर आप एक बात बताओ। अरे बात भाई, मैं आप ही के उदाहरण बता रहा हूं। सड़क पे क्यों नहीं लेट गए आप? सड़क पे लेट जाते। दूसरा, जो इन्होंने पॉलिटिकल स्ट्राइक के लिए कहा प्रतीक भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, यही इन्होंने पॉलिटिकल स्ट्राइक कहा था जब जीएसटी आया था। मोदी जी ने पॉलिटिकल स्ट्राइक किया था, लेकिन उसके बाद वो रोल आउट करना पड़ रहा है। दूसरी बात, जब किसानों के 3 काले कानून आए थे, ये कहा गया था कि ये पॉलिटिकल सर्जिकल स्ट्राइक है, लेकिन रोल आउट करना पड़ा था। इसी फरवरी में जब इनकम टैक्स के आधार जो नए स्लैब बनाए थे दिल्ली चुनाव से पहले, जब उनको रोल आउट किया गया था तो ये कहा गया था मध्यम वर्ग के लिए ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल स्ट्राइक है मोदी जी का। आपकी जानकारी के लिए इस बार के संसद सत्र में उसमें अमेंडमेंट के लिए वो बिल पेश हो चुका है। तो ऐसे पॉलिटिकल स्ट्राइक जिनको कि वो कई बार रोल बैक कर चुके हैं, मोदी जी बहुत पहले ला चुके हैं। अब रुको भाई, ऐसा ना करो। रोल बैक कितनी बार किया ये भी मुझे याद है, लेकिन अब ये नहीं बताएंगे भाई, ये नहीं बताऊंगा मैं कौन कितने रोल बैक। जी आखिरी, हाँ भाई साहब, इनके तो मित्र ने आपको संदेश दे दिया। ये जैसे बोल रहे थे तब तक मेरे पास मैसेज आया कि भैया वो याद कराइए कि जब मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल थे और इस देश के एक बड़े प्रमुख पत्रकार थे, भगत सिंह जी की फोटो लगी थी और पूछ रहे थे कि कैसा लग रहा है, ये हरा दिख रहा है या कैसा दिख रहा है। ये वो दौर था, ये वो दौर था। इन्होंने और एक और इनके मित्र मैं तो नाम बता रहे, मैं देखिए किसी चैनल पे मैं प्रैक्टिकल आदमी हूँ, और इनके एक मित्र ने और वीडियो वो दूसरा। छोड़िए मैं बात आता हूं। जी, आम आदमी पार्टी ने बहुत क्रांतिकारी वाली बात कही है, क्रांतिकारी। मीडिया पे अगर सवाल उठाते हो तो प्रश्न उठेगा। मैं दोनों ही आपके विषयों को एक सूत्र में जोड़ता हूं। क्या ये कह रहे हैं कि कानून का मिसयूज हो जाएगा? तो आज बताइए, भारत का कोई एक कानून बताइए जिसका मिसयूज नहीं हुआ है। तो क्या हम कानून बनाना बंद कर दें? क्या अराजकता चलने दे? क्या भ्रष्टाचार चलने दे? जब हम नैतिकता पे कहते हैं कि जेल से गिरोह तक नहीं चलने देंगे, तो क्या हम सरकार चलने दें? ये चाहते हैं कि हम जेल से सरकार चलाएं। वो आदर्श हुआ कि वो आदर्श स्थिति है, हमने बनाया, कानून बनाया है। जब नैतिकता, कानून क्यों बनाना पड़ा? जब हमारे संविधान निर्माताओं ने सोचा कि नैतिकता से लाल बहादुर शास्त्री इस्तीफा दे देंगे, और लेकिन जब आप लोग इस्तीफा नहीं देने लगे तो कानून बन करके ही रहेगा। मैं दूसरे तरफ से आता हूं। आज ये अराजकता की तो बात कर रहे हैं। आज एक व्यक्ति वोटर लिस्ट के अंदर अराजकता को खत्म कर रहा है तो उनके खिलाफ उनके परिवार का, उनके घर का एड्रेस सार्वजनिक किया जा रहा है, आतंक मचाया जा रहा है। आप क्या बताइए, क्या ब्यूरोक्रेसी को ऐसे दबाएंगे?
क्या शासन आप ऐसे अराजकता से चलाएंगे? दूसरी बात, समस्या क्या है कांग्रेस पार्टी की? कांग्रेस पार्टी की समस्या यह है कि एक रंजू देवी को उनके वार्ड का कार्यकर्ता सिखा पढ़ा के लाता है कि मेरा वोट कट गया। दूसरे दिन रंजू देवी का वोटर लिस्ट सामने आता है, रंजू देवी कहती है कांग्रेसियों ने मुझे कहा था झूठ बोलने को, इनका झूठ सार्वजनिक हो रहा है, इनकी पीड़ा ये है। इन्होंने आदित्य श्रीवास्तव का नाम लिया, इन्होंने बिहार के तमाम लोगों का नाम लिया, दूसरे दिन सब सामने आ गए कि मेरा नाम कटा ही नहीं है। तो चुनाव आयोग को आज क्लीन चिट टीना जी ने ही दिया सर, 1 तो दी। टीना जी ने कहा कि मेरा वोटर लिस्ट कट गया था नाम, फिर मैंने जुड़वा लिया। अरे चुनाव आयोग तो यही कह रहा है 31 अगस्त से 1 सितंबर तक आपके पास समय है। आपका अगर लगता है आपके पार्टी के BLO, BLA सब मिलकर जाइए, उसका नाम जुड़वाइए। यही तो चुनाव आयोग कह रहा है। कांग्रेस प्लीज। देखिए किस तरीके से जिम्मेदारी से भाग जाते हैं। जब किसी का भी जिम्मेदारी से भाग जाते हैं, जिम्मेदारी से चुनाव आयोग भाग रहा है पूरी तरीके से। वो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहते हैं, इनका उद्देश्य यही है। इससे पहले भी हाँ, मैं बिहार में हूँ, मैं बिहार की मीडिया कोऑर्डिनेटर, वहाँ लगातार वहाँ के लोगों से पूछिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों से पूछिए, उनके वोट कट गए, उनको पता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि चुनाव आयोग की गलती है, लेकिन चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है। वो बार बार राहुल जी को दोष दे रहे। राहुल जी ने इस देश की समस्या को उठाया है, क्योंकि ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है, ये बहुत गंभीर विषय है कि किसी को अगर वोट देने का अधिकार। भाई ये नहीं, एक मिनट बात समझिए। मैं आ जाऊंगा सर, मैं आऊंगा, ऑफ कोर्स आई विल कम टू यू। सर कोई अगर महिला बोल रही है, अगर कोई बोल रहा है, क्या हुआ? देखिए कैसे इन्होंने इसी तरीके से हरियाणा, महाराष्ट्र सब जगह सरकार बना ली और फिर बहुत खुश होकर कहते हैं कि हम उस सत्ता में, उस सरकार में, वो सरकार हमने बना ली, ये बना ली। लेकिन इनकी सच्चाई उजागर की राहुल गांधी जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनकी सच्चाई दिखाई कि सच्चाई ये है कि ये वोट चोरी करके सत्ता में बैठे। ये वोट चोरी की जो बात बार बार कह रहे हैं ना, इसको समझना बहुत आवश्यक है। ये 2029 में जो होने वाली हार है संभावित, उसकी तैयारी अभी हो रही है, ताकि कहीं न कहीं ठीकरा तो फोड़ना है इन्हें। अरे 29 तो बहुत दूर नहीं है उसकी तैयारी। ये परीक्षा की तैयारी पहले शुरू किया इनने। ये जो पूरा भ्रम फैला, इनका टोटका है। इनका टोटका ये है कि ये भ्रम फैलाएंगे, ये बहस करेंगे, ये झूठ फैलाएंगे, कोई सबूत नहीं लाएंगे और चुपचाप निकल लेंगे। ये टोटका मैं बता रहा हूँ, ये टोटका इनने 2020 में भी आजमाया था, जब इनने कहा था सारे आरक्षण हटा दिए जाएंगे, बिहार में सारे आरक्षण छीन लिए जाएंगे। ये करके ये टोटका इनने 2020 में भी आजमाया था। अब इस बार ये वोट चोरी की बात कर रहे हैं। अब ठीक है, 15 में कह रहे हैं ना, मान लिया ना अपने 15 में था, ये टोटका आजमाया है इनने। अब मेरा ये कहना है कि जब ये कहते हैं कि वोट चोरी हो गया, तो इनको एक फॉर्मल कंप्लेन देनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन बार बार कह रहा है कि आप आइए कंप्लेन दीजिए। क्यों दे? हमने तो लोकसभा में शपथ ली है। कानून की अदालत में भ्रम से नहीं चलता काम, सबूत से चलता है। और अगर ये एफिडेविट देंगे तो 2 ही ऑप्शन है इनके पास, या तो साबित करें, नहीं तो अपनी बात को वापस लें। ये दोनों ही करने में सक्षम नहीं है। राहुल गांधी किसको दे रहे भाई? कौन? तुम जो नेता बन रहे हो ना, इस बार चुनाव लड़वाऊंगा तुमको, बता दे रहे हैं। और 5 वोट नहीं मिलेंगे तुमको। राहुल गांधी जी को किसी भी हालत में हलफनामा देना ही नहीं चाहिए। भाई हलफनामा देने का लाभ क्या होने वाला है? प्रतीक जी आज ही आप देखिए ट्विटर पर क्या चल रहा है। CS के जो संजय अग्रवाल जिन्होंने महाराष्ट्र चुनाव को लेकर संजय कुमार जिन्होंने ये झूठ फैलाया था, उन्होंने अपनी तथ्य रखा था, झूठे तथ्य थे ना, उसी के आधार पर पूरा षड्यंत्र रचा गया और उसी के आधार पर ये लोग सारा तमाशा लगा के बैठे थे। पूरा इलेक्शन कमीशन पे जो सारा कुछ चल रहा था उसी के आधार पर था। हलफनामा तो जब देंगे ना, जब इनके पास कुछ सच होगा। उन्होंने कुछ फैक्ट एंड फिगर रखे, वो फैक्ट एंड फिगर उन्होंने बाद में हटा लिए। जी मैं 2 तथ्य रख रहा हूँ। अब तो आ जाए मुद्दे पे, कि वही मुद्दे पर हैं, भ्रष्टाचार पे। अब आ जाए बिहार पे। बहुत बहुत शुक्रिया। जो ब्रेक के बाद शरीक हो रहे हैं शो में, उनको बताना चाहूंगा कि शो शुरू हुआ बिहार पर, SIR के मुद्दे पर। लेकिन बिहार के रहने वाले, उन्होंने कहा भ्रष्टाचार पर बात होनी चाहिए, और बात भ्रष्टाचार पे चली गई। और फिर तमाम सारे मुद्दों से होती हुई वो तमाम सारे मेहमान जो आज शो में मौजूद हैं, उन सबका बहुत बहुत स्वागत है। ऑफकोर्स राजीव, मैं आपसे भी पूछूंगा, और मैं आपसे भी। एक बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, मैं नहीं जानता आप कहां से हैं सर? पश्चिम बंगाल से। पश्चिम बंगाल दिखे तो बांग्ला बोलें कि नहीं? অবশ্যই বাংলা বলতে পারি। हाँ तो बांग्लाয় बोलून। বিপক্ষে যতগুলো লোকজন আছে সবাই ললিপপ চুষায়,
मैंने सबको लॉलीपॉप चुसाता है, मैंने भ्रमित करने का लॉलीपॉप सबको खिलाता है। जैसे छोटे बच्चे को माँ लॉलीपॉप खिला के बोलती वो देंगे, उस तरह करके सबको भ्रमित करते हैं। जहां तक जन स्वराज, जन लोकपाल की बात है, जन लोकपाल का जिन तो शराब की बोतल में चली गई। और एसआईआर पर आते हैं, एसआईआर बिहार में एसआईआर हो रहा है। राहुल गांधी ज्योतिषी शास्त्र भी पढ़ लिए, पता ही नहीं चलता ज्योतिषी शास्त्र। उनको पता है जो वोटर बाद हो रहा है वो उन्हीं का वोटर है। ये समझ में नहीं आ रहा है जो कैसे उनको पता है। और दूसरी बात, मैं दीदी का भी भक्त हूं, मैं दीदी का ही आदमी हूं। दीदी मैं एक बात बोल, आपने आप एक मिनट रुकिए, आपने कोথায় থাকেন? दिल्ली में থাকেন कि कोलकाता दिखे? আমি শিলিগুড়িতে থাকি। आज जो बंगला नहीं समझ पाए उनको मैं बता दूं, मैंने इनसे पूछा आप कहाँ रहते हैं, कोথায় থাকেন? तो ये बोले कि नहीं मैं सिलीगुड़ी रहता हूं और दीदी का आदमी हूं। जी, जैसे देश में मोदी का सरकार है, भाजपा की सरकार नहीं मोदी की सरकार है, उसी तरह बंगाल में दीदी की सरकार है। तो मैंने दोनों ही ईमानदार है, अपने अपने जगह ईमानदार है। जनता के लिए, लोग के लिए वो लोग काम करते हैं। तो जो विपक्ष है, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। लोगों को जो आकर्षित करेगा, जो चकाचौंध भरी आकर्षण है भ्रष्टाचार के ऊपर, रोजगार के ऊपर, शिक्षा के ऊपर, वो भ्रमित है। मैंने भ्रमित करने के लिए कुछ भी, अगर कोई काम करने के लिए मोदी सरकार आगे बढ़ती है तो वो भ्रमित करती है। जो ये कहे हुआ, ये मैंने कुछ अच्छा काम नहीं कोई की नाम आपने? रतंजय झा। रतंजय झा, एक कथा बोलन, एक बात बोलिए। आप विपक्ष कह रहे तो ममता भी तो विपक्ष में ही है ना? मैं विपक्ष का समर्थक हूं, हाँ। लेकिन सही मुद्दे पर। ये देखिए है डेमोक्रेसी। भ्रष्टाचार पे बात करें क्या? बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। राजीव कुछ कहना चाहते हैं? वेरी क्विक राजीव, आम आदमी पार्टी से राजीव जी। भाई, अभी तक लोकतंत्र जो था उसमें माना जाता था कि वोटर जो है वो सरकार को बनाता है। इस बार एसआईआर की प्रक्रिया में ऐसा निकल कर आया, सरकार जो है वो वोटर को बना रही है। दूसरी चीज देखिए, जो वोटर लिस्ट थी उसमें कुछ शिकायतें थी, सबने कहा चुनाव आयोग के सामने शिकायत की। देखिए, हमने ये कहा कि हमारे गले में दर्द है, और वो जो चुनाव आयोग था उसने उसका इलाज क्या किया कि गला ही काट दिया। ये उसका इलाज नहीं है। राइट। आज यासिर जलानी आज तबीयत ठीक नहीं है, फीवर में आए हैं। वोटर लिस्ट आपके पार्टी के कार्यकर्ता बीएलओ के साथ मिलकर बना रहे हैं, कोई सरकार नहीं बना रही है। और बीएलओ कौन होता है? वो सरकार कर्मचारी ही होता है जो उसी गांव में रहता है। वो शुद्धिकरण कर रहा है तो आप कह रहे हैं सरकार बना रही है। अरे सरकार यदि वोटर लिस्ट में ना थी तो आपके बीएलओ को वो शामिल, बीएलए को शामिल नहीं किया। बिहार में सरकार नहीं, डॉग बाबू का निवास प्रमाण पत्र बना दिया है, उसी बिहार सरकार का पकड़ा गया। बनाने वाला ये भी बताइए कि बनाने वाला आरजेडी का कार्यकर्ता पकड़ा है। जब आप जवाब भी नहीं करते, गलत शब्द देते हो। आम आदमी पार्टी ने आज पूछा था कि नियत कैसी है, तो जो डॉगी का, जो कुत्ते का प्रमाण पत्र बनवाने जा रहा था उसकी नियत क्या थी? ये सवाल तो बनना चाहिए ना कि नियत आपकी क्या थी? जी देखिए, वो नियत तो उसी समय स्पष्ट हो गया था जब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने हलफनामा देते हुए कहा था कि 12 करोड़ बिहार की आबादी और बिहार में निवास प्रमाण पत्र बन गए थे 14 करोड़। तो भाई, बिहार में तो 20 साल से माननीय मुख्यमंत्री वहां पे हैं नीतीश कुमार जी, उनकी कोई जिम्मेवारी नहीं बनती, सारी जिम्मेवारी राहुल गांधी की। 3 साल उसमें आपके भी गठबंधन की सरकार है, और ये भी जांच करा लीजिए कि वो कब बने हैं। सच्चाई यही है कि जब बांग्लादेशों के नाम कट रहे हैं जिसका आप नाम नहीं ले सकते हैं, तो ये आपके पास कैसे पता है? ये कैसे पता कि भूत प्रेत की कहानियां? एक मिनट, भूत प्रेत की, अरे हमें भूत प्रेत की कहानियां बहुत अच्छी लगती है, सुने तो। भूत प्रेत की कहानियां फिल्मों में बहुत अच्छी लगती हैं, वोटर लिस्ट में नहीं, वोटर लिस्ट में नहीं। अगर इनका बस चले तो एक व्यक्ति 5 वोट डाले, ये लोकतंत्र है, लॉटरी नहीं। ये समझना पड़ेगा। ये भूत प्रेत से वोट डलवाएंगे और ये सोचते इन्हीं का वोट चला गया। मुझे समझ में नहीं आता कि क्या। राइट।